में आज हम बात करेंगे कि बजट से लोगों को क्या क्या उम्मीदें हैं। बजट की तारीख जैसे जैसे नजदीक आती जा रही है, रियल एस्टेट की धड़कन भी बढ़ती जा रही है। रियल एस्टेट सेक्टर को उम्मीद है कि इस बार के बजट में वित्त मंत्री जरूर ऐसे ऐलान करेंगे जिनसे रियल एस्टेट के अच्छे दिन फिर से लौट आएंगे। बजट से प्रॉपर्टी बाजार को क्या क्या उम्मीदें हैं, आइए सबसे पहले इस पर नजर डाल लेते हैं। बजट के करीब आने के साथ ही रियल एस्टेट सेक्टर की उम्मीदें भी बढ़ती जा रही हैं। नई सरकार ने कामकाज संभाला है, नई उम्मीदें हैं और रियल एस्टेट सेक्टर को लग रहा है कि अच्छे दिनों का इंतजार बजट के ऐलान के साथ ही खत्म हो जाएगा। आखिर बजट से किस तरह की उम्मीदें रियल एस्टेट सेक्टर लगाए बैठा है जिससे लोगों का घर का सपना आसानी से पूरा हो सके और घरों की बिक्री में भी इजाफा हो जाए। आइए हम आपको दिखाते हैं वो डिमांड्स जिनके पूरे होने का प्रॉपर्टी बाजार को बेसब्री से इंतजार है। आर्थिक मजबूती, खपत में बढ़ोतरी। किसी भी सेक्टर को मजबूत तभी किया जा सकता है जब ग्राहकों की जेब में पैसा हो, वो खर्च करे। ये तभी हो सकता है जब अर्थव्यवस्था मजबूत हो। अब सरकार को बजट में अर्थव्यवस्था को पटरी पर लाने के लिए कदम उठाने चाहिए। हालांकि घर के खरीदारों की जेब में ज्यादा पैसा कैसे आएगा, इसका इंतजाम सरकार टैक्स छूट के जरिए कर सकती है। सरकार को चाहिए कि वो अफोर्डेबल हाउसिंग को बढ़ावा देने के लिए कदम उठाएं, जिससे ज्यादा से ज्यादा लोगों को घर मुहैया हो सके। इसके लिए अफोर्डेबल हाउसिंग प्रोजेक्ट्स बना रहे डेवलपर्स को टैक्स छूट मिले। होम लोन के ब्याज के भुगतान पर मिलने वाली 1.5 लाख रुपए की टैक्स छूट का दायरा बढ़ाकर 5 लाख किया जाए। होम लोन के प्रिंसिपल के भुगतान पर 80C के तहत मिलने वाली टैक्स छूट को अलग से दिया जाए। ये कुछ ऐसी बुनियादी कदम हैं जिन्हें उठाकर रियल एस्टेट सेक्टर के कारोबारियों और घर खरीदारों दोनों में जोश भरा जा सकता है। लेकिन इसके साथ ही नीतियों के स्तर पर भी सरकार को लचीला रुख अख्तियार करना होगा। रियल एस्टेट को मिले उद्योग का दर्जा। किसी भी सेक्टर की तेज तरक्की तभी हो सकती है जब उसे सस्ती ब्याज दरों पर आसानी से कर्ज मिले। रियल एस्टेट की सबसे बड़ी मुश्किल यही है, आज तक इसे उद्योग का दर्जा नहीं मिला। रियल एस्टेट सेक्टर की मांग है कि अगर इंडस्ट्री का दर्जा देना फिलहाल मुमकिन नहीं है तो कम से कम इसे इंफ्रास्ट्रक्चर का स्टेटस ही दे दिया जाए, जिससे रियल एस्टेट सेक्टर को आसानी से कर्ज मिल सके, वो भी कम ब्याज दरों पर। इंफ्रास्ट्रक्चर का दर्जा मिलने के बाद कई देशों के रियल एस्टेट सेक्टर ने जोरदार तरक्की की है। कुछ ऐसी ही उम्मीद देसी प्रॉपर्टी बाजार को भी है। कृषि के बाद ये सेक्टर सबसे ज्यादा रोजगार के मौके मुहैया कराता है, लेकिन किसी भी सरकार ने इंडस्ट्री स्टेट्स के मुद्दे पर कोई सुनवाई नहीं की। इस कदम से सरकार को रियल एस्टेट सेक्टर के लिए आसान फंडिंग के रास्ते खोज सकती है। रियल एस्टेट में FDI को मिले बढ़ावा। आसान धन मुहैया कराने का अलग रास्ता है FDI। इसके जरिए भी रियल एस्टेट सेक्टर को आसानी से कर्ज मुहैया हो सकता है। सरकार को FDI से जुड़े नियमों को सरल बनाना चाहिए, जिससे रियल एस्टेट सेक्टर में FDI के जरिए और ज्यादा पैसा आ सके। FDI के जरिए फिलहाल भी रियल एस्टेट में पैसा आ रहा है, लेकिन इसकी रफ्तार बेहद धीमी है। बजट के जरिए सरकार FDI पर लचीलापन अख्तियार कर सकती है। जाहिर है इन सब कदमों से रियल एस्टेट की बिगड़ी सूरत संवर सकती है, लेकिन लोगों को आसानी से घर मुहैया हो सके, ये सरकार की सबसे बड़ी प्राथमिकता होनी चाहिए। अफोर्डेबल हाउसिंग को मिले बढ़ावा। अफोर्डेबल या लो कॉस्ट हाउसिंग ही ऐसा मंत्र है जिसके जरिए कारोबारियों और घर खरीदारों दोनों की जरूरतें पूरी हो सकती हैं। अफोर्डेबल हाउसिंग को बढ़ावा देने के लिए डेवलपर्स को टैक्स रियायतों के साथ ही कम कीमतों पर जमीन मुहैया कराने की जरूरत है। अफोर्डेबल हाउसिंग प्रोजेक्ट्स में घरों की कीमतों की ऊपरी सीमा तय किए जाने की जरूरत है। इसमें वक्त पर पोजीशन देने वाले डेवलपर्स को अतिरिक्त टैक्स छूट भी मिलनी चाहिए। सरकार को इस बार बजट में अफोर्डेबल हाउसिंग पर एक शानदार पॉलिसी का ऐलान करना चाहिए। इन सारे कदमों के जरिए रियल एस्टेट की सूरत और सीरत को संवारा जा सकता है, लेकिन डिमांड्स का ये सिलसिला अभी खत्म नहीं हुआ है। स्टैम्प ड्यूटी पर नियमों का सरलीकरण करने की जरूरत है। काले धन पर लगाम लगाने में भी ये दांव कामयाब हो सकता है।
रेंटल इनकम का मुद्दा हमेशा से टैक्स विवादों को पैदा करता रहा है। इस पर नियमों को आसान करने की जरूरत है। 50 लाख से महंगी प्रॉपर्टी की खरीद फरोख्त पर लगाया गया 1% TDS गैर जरूरी है। इसे खत्म किया जाना चाहिए। प्रॉपर्टी में लगने वाले वैट के नियम बेहद सख्त हैं। इन्हें लचीला किया जाने की जरूरत है। आखिर में सबसे जरूरी बात, सिंगल विंडो क्लियरेंस को तुरंत लागू किया जाए, जिससे लागत में बढ़ोतरी और पजेशन में देरी दोनों ही समस्याओं से छुटकारा मिल जाएगा। मंदी से रियल एस्टेट लंबे वक्त से परेशान है। मंदी में घर नहीं बिकते, यानी कारोबारियों को तो नुकसान है ही, साथ ही ग्राहकों की हिम्मत भी जवाब दे जाती है। नई सरकार के अच्छे दिनों के वादों ने रियल एस्टेट जगत की मायूसी को दूर करने का वादा किया है। अब इस वादे पर वित्त मंत्री कितना खरा उतरेंगे, इसका जवाब बजट लेकर आएगा। आदित्य के राणा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, दिल्ली आज तक। तो सवाल यहाँ पे उठता है कि क्या इस बार के बजट से रियल एस्टेट में जो मायूसी है वो खत्म होगी, और सवाल जवाब का सिलसिला आगे बढ़ाएंगे। हमारे साथ इस समय स्टूडियो में खास मेहमान मौजूद हैं। हमारे साथ मौजूद हैं नवीन रहेजा जी, जो कि चेयरमैन और मैनेजिंग एडिटर हैं, डायरेक्टर हैं रहेजा डेवलपर से। बहुत बहुत स्वागत है आपका नवीन जी दिल्ली आज तक पर। नवीन जी, मैं सबसे पहले यही जानना चाहूँगी कि जो इंडस्ट्रियल सेक्टर है, रियल एस्टेट, ये क्या आपकी डिमांड्स हैं? आपको क्या लगता है कि इस बार क्या होना चाहिए इस बजट में? कोई भी अगर चीज़ को, किसी भी बिजनेस को अगर आपको सक्सेसफुल करना है तो रियल एस्टेट कैपिटल इंटेंसिव होने के कारण से आपको पहले तो कस्टमर्स के एंगल से देखना पड़ेगा कि उनको आप कैसे कैपेबल करेंगे कि वो घर खरीद सकें, उनके पास इतना समर्थ आ जाए कि वो घर खरीदने लग जाए। और दूसरी तरफ आपको इंडस्ट्री को कैपेबल करना पड़ेगा कि वो काम कर सकें, उनको ऐसा एटमॉस्फेयर, ऐसा एनेबलिंग सेटअप दें जिससे वो मकान बना सके, सस्ते मकान बना सके जी। तो दोनों एंगल्स को लेके चलना पड़ेगा। अगर हम कस्टमर के एंगल पे चलते हैं तो जब तक खरीदार के पास जेब में पैसा नहीं है, क्योंकि आज पहले महंगाई इतनी ज़्यादा है, हर एक आदमी को पहले अपना परिवार पालना है, उनके खाने का प्रबंध करना है, उनके अपने बच्चों की पढ़ाई की प्रायोरिटी पहले करनी है, और उसके बाद उनके पास इतना पैसा बच जाए जिससे वो अपना एक छत भी खरीद लें जी। अब उसके लिए आज इंटरेस्ट रेट्स जो हैं वो इतने हाई हैं कि आप EMI नहीं निकाल सकते। दूसरी तरफ आपको कोई ऐसा इंसेंटिव नहीं है जिसके लिए आप ये प्रेफरेंस करें। 1.5 लाख का जो आपने उनको ये दिया है, टैक्स एग्जम्पशन दिया है जी। वो 1998 में वाजपेयी सरकार ने दिया था। उस टाइम से लेके आज तक जो प्राइस इंडेक्स है वो ऑलमोस्ट 3 गुना बढ़ चुका है। बिल्कुल। और लेकिन आपने कोई रिवीजन नहीं किया इस चीज़ में। उस टाइम के ऊपर हमने देखा था ऐसा टाइम जबकि ब्याज की दरें जो है वो 7% तक भी आ गई थी। तो हर कोई आदमी मकान खरीदता था, इंडस्ट्री बढ़ी, रियल एस्टेट में डिमांड बढ़ी, डिमांड के साथ रियल एस्टेट सेक्टर के साथ 200 से 250 इंडस्ट्रियाँ जुड़ी हुई हैं। जी ने बहुत ही अच्छा एक वाजिब पॉइंट यहाँ पर बताया है कि जब एक्स्ट्रा इनकम होगी तभी तो लोग बचा के घर खरीद पाएंगे, EMI भर पाएंगे। इस पे हम विस्तार से बात करेंगे। नवीन जी, इस समय कॉलर जुड़ गए, उनसे बात कर लेते हैं। वो सवाल पूछना चाहते हैं आपसे। गुरप्रीत हैं जंगपुरा से। गुरप्रीत, क्या सवाल है आपका? सर, मेरा ये सवाल है कि मुझे इन्वेस्टमेंट करनी है और मैंने 2 जगह का वो सिलेक्शन करी है। एक है न्यू गुड़गांव में एक शॉपिंग कॉम्प्लेक्स बन रहा है जो 16 लाख तो मुझे 12% पर एनएम के हिसाब से दे रहा है टिल पोजीशन। दूसरा गौर्च ये नोएडा एक्सटेंशन में अर्थकॉन वालों का एक पूरा शॉपिंग कॉम्प्लेक्स बन रहा है, उसमें भी सिमिलर 20-25 लाख की रिटेल शॉप है। तो दोनों में से आप मुझे क्या राय देना चाहेंगे कि किस पे मैं जाऊँ? देखिए, आपने न्यू गुड़गांव बताया और नोएडा का बताया। आप रियल एस्टेट का मैं आपको बड़ा सिंपल प्रिंसिपल बताता हूँ खरीदने के लिए। आप जो भी चीज़ लें पहले आप उसको ये सोचें कि क्या वो आपके अपने काम में आ सकती है कि नहीं। अगर आपने उसको प्योर इन्वेस्टमेंट पर्पज़ से लेना है तो आप सेकंड पॉइंट में उसको ये देखें कि क्या उसकी लोकल इकोनॉमी डिमांड जो है, मार्केट डिमांड जो है, क्या वहाँ पे जनरल जब उसका डिलीवरी होगा तो क्या लोकल डिमांड इनफ होगी कि आपकी इन्वेस्टमेंट के ऊपर आप उसको यूटिलाइजेशन में ला सकें, चाहे वो आप उसको रिटर्न बेस पे लाएं और चाहे उसको आपको ये लगे कि इसका बड़ी आसानी से इसको किराए पे चढ़ा दूंगा मैं इस टाइम पे। तो ये दोनों एंगल्स को देख के आप देखें।
आपने लार्जर एरिया की बात करी है। अब एक सिटी के अंदर कौन से एरिया में इस टाइम डेवलपमेंट फुली डेवलप्ड है, कौन सा सेमी डेवलप्ड है, कौन सा अगले 2 साल में या 3 साल में जब आपको पोजेशन मिलना है उस टाइम के ऊपर क्या इतनी ऑक्यूपेंसी एरिया में होगी कि आप उसको यूटिलाइजेशन कर सकते हैं। आप वही चीज़ उसी जिस तरीके से आपकी डिलीवरी होनी होती है, रियल एस्टेट में सिंपल प्रिंसिपल है, उसके हिसाब से आप कैलकुलेशंस करके उसको टाइम करें आप अपनी इन्वेस्टमेंट को। अगर वो करेक्ट टाइम जहाँ पे जाके है उसका आप पड़ता है, डिमांड और सप्लाई, सारी मार्केट डायनामिक्स डिमांड सप्लाई की होती है। बिल्कुल, तो यहाँ पर गुरप्रीत उम्मीद है कि आपने समझ ली होगी बात कि कैसे आपको चूज करना है कि कौन सी प्रॉपर्टी आपके लिए ठीक है। एक और कॉलर जुड़ गई हमारे साथ, पूनम द्वारका से, उनसे बात करेंगे। पूनम, क्या सवाल है आपका? हाँ जी, मेरा ये सवाल है कि हमने क्या नोएडा केप टाउन में सेक्टर 74 में फ्लैट लिया है, ठीक है, उसकी पोजीशन कब तक मिलेगी? क्या वो बर्ड सेंचुरी के अंदर आता है? केप टाउन देखिए 10 किलोमीटर में तो मेरे ख्याल से है, एग्जैक्ट लोकेशन का आइडिया नहीं, लेकिन 10 किलोमीटर में डेफिनेटली आता होगा, 10 किलोमीटर उसका है। लेकिन बर्ड सेंचुरी से आप इतना घबराएं नहीं, इसका बहुत जल्दी जो है मेरे ख्याल से गाइडलाइंस जारी करना चाहिए। ये बड़ा अनफॉर्चुनेट है कि ये जब लोगों ने, हज़ारों लोगों ने इन्वेस्टमेंट कर दिया, उसके बाद जाके एनजीटी को ये याद आया कि यहाँ पे एक बर्ड सेंचुरी है और इसको बर्ड्स को के कारण से आप, अगर आप इसको पहले ही गाइडलाइन जारी करते, आज से 5-6 साल पहले जारी कर देते और उसमें आप डिफाइन कर देते कि इतने एरिया में आप कंस्ट्रक्शन ऐसे करेंगे और इतने एरिया में इतनी हाइट पे करेंगे। आपको कंजर्वेशन करना चाहिए वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज का, नेशनल पार्क्स का, सबका, लेकिन उस कंजर्वेशन जोन को साइंटिफिक स्टडी करके उसको टाइम पे डाल देना। बिल्कुल, तो ये इतनी देर से जो बताया गया है कि 10 किलोमीटर के दायरे, लेकिन इसका सोल्यूशन होगा, जल्दी हो जाएगा। तो उम्मीद है कि हो, क्योंकि लोगों की सांसें अटकी हुई हैं जिन्होंने वहां पर फ्लैट खरीदा है। चलिए, वक्त यहाँ पर एक ब्रेक का हो गया। ब्रेक के बाद भी हमारी पेशकश जारी रहेगी, सवाल जवाब का सिलसिला जारी हम रखेंगे। हमारे साथ नवीन रहीजा जी मौजूद रहेंगे। छोटा सा ब्रेक, हम जल्द हाजिर हो रहे हैं। तो आपकी प्रॉपर्टी में आप सभी का स्वागत है। नवीन रहीजा जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं और बजट से क्या उम्मीदें हैं रियल एस्टेट सेक्टर को, या फिर लोगों को क्या उम्मीदें हैं, इसके बारे में बात कर रहे हैं। कॉलर हमारे साथ जुड़ गए हैं, उनसे हम बात करेंगे। नरेंद्र हमारे साथ जुड़े हुए हैं फोन लाइन पर। नरेंद्र, क्या सवाल है आपका? या मैं नजफगढ़ से बोल रहा हूँ जी। हेलो, पूछिए अपना सवाल। मैं नजफगढ़ से बोल रहा हूँ। मेरे पास 250 गज का प्लॉट है नजफगढ़ में, जिसकी विल अभी तक रजिस्टर्ड नहीं है। जी। जो पावर ऑफ अटॉर्नी है, पावर ऑफ अटॉर्नी जो रजिस्टर्ड करवाते हैं वो अभी तक नहीं है, तो उसको क्या मैं निकालूं या रखूं, उसी के बारे में बात करना चाहिए। नवीन जी, आप कुछ इस पे राय देना चाहेंगे ना? ये क्या अनऑथराइज्ड प्लॉट खरीदा हुआ है किसी अनऑथराइज्ड कॉलोनी में? हाँ, ऑथराइज हो चुकी है। ऑथराइज जो पहले अभी शीला दीक्षित ने किया था। कॉलोनी अनऑथराइज्ड थी जब आपने खरीदा है? जी जी जी। देखिए, बड़ा ओपेक टाइटल है आपके पास। इस टाइप की चीज़ें जो होती है ना, इसमें मल्टीपल ऑनरशिप भी लोग क्लेम कर सकते हैं। तो आप पोजेशन किसके पास है? पोजेशन किसके पास है? जी सर। पोजेशन, कब्जा किसके पास है प्लॉट का? कब्जा मेरे पास है, मैं उसमें मकान बना के रह रहा हूँ। अच्छा, आप मकान बना के रह रहे हैं, तो आप उसका जो जीपीए के बेस के ऊपर आप अगर रजिस्ट्री खुली है तो आप उसकी रजिस्ट्री करवा लीजिए, और अगर रजिस्ट्री नहीं हो सकती है और तो विल तो आपकी तब एग्जीक्यूट होगी जब जिससे आपने जीपीए लिया है, जब उसकी डेथ हो जाती है, जो एग्जीक्यूटेंट है, जब अगर वो जिंदा है तो उसकी विल थोड़ी आप एग्जीक्यूट कर सकते हैं। बिल्कुल। तो उसकी डेथ के बाद आप विल को एग्जीक्यूट करते हैं। अगर अनरजिस्टर्ड विल है तो उसको प्रोबेट करवाना पड़ेगा आपको कोर्ट से। जी, उम्मीद है नरेंद्र जी कि आप कहीं ना कहीं समझ गए कि आगे आपको करना क्या है। तो यहाँ पर हम बात कर रहे हैं आपकी प्रॉपर्टी में आज कि बजट से क्या उम्मीदें हैं रियल एस्टेट सेक्टर को, और साथ में आम लोगों को भी बहुत उम्मीदें लगी हुई हैं कि इस बार शायद अफोर्डेबल हाउसिंग के लिए कुछ चीज़ें निकल कर सामने आए। इसके बारे में विस्तार से हम बातचीत करते रहेंगे। फिलहाल वक्त एक ब्रेक का हो गया है। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। तो बजट आने वाला है, दिल की धड़कनें बढ़ी हुई हैं और लोग उम्मीद लगा रहे हैं कि कुछ इस बार
उनके लिए भी अच्छा हो, अफोर्डेबल हाउसिंग को लेकर कुछ अच्छी खबर उनको मिल जाए इस बार बजट में। नवीन जी, क्या लगता है आपको, क्या अफोर्डेबल हाउसिंग के बारे में कुछ घोषणा हो सकती है इस बार? क्या पॉसिबल है लोग अगर जो घर खरीदना चाहते हैं उनके लिए? देखिए, अफोर्डेबल हाउसिंग में अगर ये कुछ एक स्टेप्स को ले लेंगे तो देश के लिए बहुत अच्छा होगा। नंबर 1, इनको अफोर्डेबल हाउसिंग की डेफिनेशन यूनिफॉर्म करनी चाहिए। आपका ATI भी इनकम टैक्स के अंदर आप उसको बोलते हैं कि सिटीज़ के अंदर 1000 स्क्वायर फीट बिल्टअप एरिया, और टियर 2 सिटीज़ के अंदर जो है वो 1500 फुट का बिल्टअप एरिया, मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ में 1000 का। जो सर्विस टैक्स में आप बोलते हैं वहाँ आप 60 स्क्वायर मीटर बोलते हैं। पहले आप एक डेफिनेशन को फिक्स करें कि अफोर्डेबल हाउसिंग की डेफिनेशन है क्या। आप उसको डेफिनेशन को बजट के साथ भी करें और एरिया के साथ भी लिंक करें, और उसके बाद आप सारे डिपार्टमेंट्स जो हैं, चाहे वो अर्बन डेवलपमेंट डिपार्टमेंट आता है, चाहे वो आपकी फाइनेंस मिनिस्ट्री आती है, चाहे आपकी जो है कॉमर्स मिनिस्ट्री आती है कॉर्पोरेट लॉ के कारण से, इन सारी चीज़ों के लिए चाहे वो एनवायरनमेंट से ही रिलेटेड होता है, एक आप स्टैंडर्ड गाइडलाइन जारी करें जी। अभी इतना कॉम्प्लेक्स है सिस्टम कि आप एक को अगर फुलफिल करते हैं तो दूसरे को वायलेट कर देते हैं। तो ये सारी चीज़ों को एक तो नंबर आप एक उसको वन सिंगल डेफिनेशन में लाएं। फिर आपने इसके ऊपर इतने तरीके के टैक्स लगाए हुए हैं, जिसको कभी भी कोई टैक्स लेना होता है, किसी को कहीं से भी बटोरना होता है, वो अपना जो है वो रियल एस्टेट इंडस्ट्री की तरफ नज़र उठाते हैं कि भाई इन पे टैक्स लगा दो ये वाला। हमारे एक ही इंडस्ट्री के अंदर वैट भी देनी पड़ती है, सर्विस टैक्स भी एक ही एक्टिविटी के ऊपर सर्विस टैक्स भी देना पड़ता है, WCT भी देना पड़ता है, आपको लेबर सेस भी देनी पड़ती है, आपको स्टैंप ड्यूटी देनी पड़ती है, आपको TDS देना पड़ता है, आपको ट्रांजैक्शन टैक्स देना पड़ता है। अब इतने डिपार्टमेंट्स के साथ आपको अल्टीमेटली सरकार को पैसा चाहिए, आप एक टैक्स लगाए ना। बिल्कुल, यहाँ पर बहुत ज़रूरी 2 बातें बताई हैं रहीजा जी ने कि पहली बात तो ये यूनिफॉर्म डेफिनेशन होनी चाहिए अफोर्डेबल हाउसिंग की, और दूसरी टैक्स एक तरह का टैक्स होना चाहिए। इतने तरह के टैक्स सिर्फ रियल एस्टेट सेक्टर पे थोपना ठीक नहीं है। इस समय कॉलर हमारे साथ जुड़े हुए हैं टैगोर बजाज टैगोर गार्डन से। जी टैगोर जी, क्या सवाल है आपका? सर, मेरा नवीन रहीजा जी से एक सवाल यह है, मेरे पास एक BPTP का 300 गज का फ्लोर है जो फरीदाबाद में है 24 मीटर रोड पे। अब मैं उसको एग्जिट करने के मूड में हूँ कि NH24 में लूँ या वहीं पर ही रखूँ। बस चूज करना चाह रहा है 2 जगहों के बारे में कि कहाँ से। देखिए, जो फरीदाबाद में आपका प्लॉट है ये नहर पार वाले एरिया में है ना? हाँ जी हाँ जी हाँ जी हाँ जी, सब फ्लोर है 300 गज का। प्रॉमिसिंग एरिया है, क्योंकि आपका जो है उसमें हाई स्पीड नेट जो है कनेक्टिविटी होने जा रही है उस एरिया की, तो आप उसको रिटेन करिए मेरे ख्याल से, क्योंकि आने वाले टाइम के ऊपर ये आपका यहाँ पे जो दिल्ली का जो एरिया है आपका, ऑलरेडी आप देखें फ्रेंड्स कॉलोनी और न्यू फ्रेंड्स कॉलोनी आगे तक एक्सटेंड हुआ है। इसके बाद जो है बहुत दूरी नहीं है, इधर से नोएडा भी अगर पास पड़ता है तो ये हाई स्पीड कनेक्टिविटी के साथ जो है इसकी वैल्यू बनेगी। तो आपको बारी बारी ट्रांजैक्शन करने की ज़रूरत नहीं है। पोजेशन अगर मिल गया है तो आप देख ले, पोजेशन मिल गया या नहीं मिला अभी? सर, पोजीशन मिल गया मुझे, और वो है ग्राउंड +2। मेरे पास है ग्राउंड फ्लोर। मैं ये चाह रहा हूँ कि अगर यहाँ का अच्छा जो बड़े मेट्रो के आने से तो ठीक है, नहीं तो NH24 पे एग्जिट ले लूँ, ट्रांसफर कर दूँ। प्रॉपर्टी अगर ठीक टाइटल पे मिली हुई है तो उसको रिटेन करना अच्छा है। बिल्कुल, तो कहीं ना कहीं अगर आप उसको अपने पास रखें तो बेहतर होगा। तो हमने आज के प्रोग्राम में जानने की कोशिश की कि बजट से क्या क्या उम्मीदें हैं और क्या सचमुच अच्छी खबरें आएंगी रिटेल सेक्टर के लिए और साथ में ग्राहकों के लिए। तो बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ मौजूद रहे नवीन रहीजा जी आप, और इतनी सारी जानकारी आपने हमको दी। तो हमारी इस पेशकश में अभी के लिए बस इतना ही। आप बने रहिए दिल्ली आज तक के साथ।